सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी है मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। तो मैं हाजिर हूं आज एक नए टॉपिक के साथ। तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान मैथ क्लासेस पर। तो आइए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो कल आपने अपरमेय संख्याओं को एक संख्या रेखा पर व्यक्त करना सीखा, परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना सीखा। आज हम जो अपरमेय संख्या होती हैं साथ साथ में, जैसे अंडर में 9.3, अंडर में 3.3 को, ऐसी संख्याओं जो अंडर में x वाली संख्याएं जो ऐसी कि अपरमेय संख्या हैं आती हैं, उनको उस पर व्यक्त करना सीखते हैं। तो आइए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मान लो जैसे कि हमें संख्या रेखा पर अंडर x को व्यक्त करना हो तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक x लंबाई की, मान लो जी सेंटीमीटर है, अंडर x सेंटीमीटर दूरी को हमको एक लंबा लाइन पर दिखाना है कि ये कहां व्यक्त होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x है तो x सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे AB, सही है। जब हमने एक रेखा AB किसकी खींची, x सेंटीमीटर की खींची है, सही है। फिर उसके बाद एक इकाई की 1 सेंटीमीटर की एक और रेखा खींचेंगे B से C तक, जी किसकी होगी, 1 इकाई होगी। उसको 1 इकाई को खींचने के बाद हम क्या करेंगे, जो A और C है, A और C का एक मध्य बिंदु लेंगे हैं। मध्य बिंदु आप जानते हैं, जैसे हमें किसी रेखा का मध्य बिंदु लेना हो, उसका मध्य बिंदु लेना हो तो आप एक प्रकार में एक पेंसिल को सेट कीजिए, फिर एक बिंदु से इधर चाप लगाइए, फिर एक बिंदु से इधर चाप लगाइए। उसी प्रकार से एक बिंदु पर इधर चाप लगाइए, एक से इधर चाप लगाइए, दोनों को आपस में ऐसे मिला दीजिए। तो जब मध्य जे वाला बिंदु होगा वो मध्य बिंदु होगा उसका, है। इस प्रकार आप किसी रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम पहले हमने x सेंटीमीटर की दूरी ली, उसके बाद 1 सेंटीमीटर की दूरी ली, और उससे प्राप्त पूरी लंबाई AC है उसका हमने एक मध्य बिंदु प्राप्त किया। मान लो ये बिंदु प्राप्त हो गया O, सही है। वो भी जो बिंदु प्राप्त हुआ है तो हमने OC चाप भरकर एक AC जो व्यास है तुम्हारा, उसमें एक क्या अर्धवृत्त खींचा है, अर्धवृत्त। जैसे मान लो OC चाप का क्या खींचा, एक अर्धवृत्त खींचा, ऐसे अर्धवृत्त बनेगा, है। और उसके बाद हमने जो B है वो इस परिधि से इस प्रकार हमने लंब डाला जिससे पर ये B से होकर जाए और इसको D पर काटे, है। तो मान लो जी x थी, जी 1 थी, तो इस प्रकार ये अंडर x बनती है। इसी प्रकार मान लो हमें अंडर 9.6 लेनी हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 9.6 पर लंबाई बनाएंगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर की बनाएंगे, उसके बाद इन दोनों को आधा करेंगे, आधा बनाने के बाद एक अर्धवृत्त खींचेंगे, और अर्धवृत्त खींचने के बाद जो B है, B से हम क्या कर देंगे, लंब डालेंगे, और जो B से होकर जाए और जो D पर काटे, तो जो BD जो हमारी लंबाई होगी वही हमारी अंडर x होगी। इस प्रकार, और इसी प्रकार अंडर 9.6 होगी। इसी प्रकार हम थोड़ा एक अपने प्रश्नावली 1.5 का एक क्वेश्चन भी करेंगे, हैं। तो बढ़ते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय हैं और कौन कौन अपरमेय संख्या हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि परमेय संख्या कौन सी होती है, जो P/Q के रूप में निरूपित की जाती है, वे परमेय संख्या होती हैं जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और वे संख्याएं जो P/Q के रूप में निरूपित नहीं की जा सकती, वे संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे अंडर 2, अंडर 5, अंडर 7 और पाई इत्यादि, ये सभी संख्या आपकी क्या है, अपरमेय संख्या है। तो उसी में से हम बताना है कि कौन सी परमेय संख्या, कौन सी अपरमेय संख्या। चलिए देखते हैं। तो पहला आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। तो पहला है 2 - अंडर 5, क्या ये एक परमेय संख्या है, क्या ये अपरमेय संख्या है। तो हमें बताना है, हम देख रहे हैं कि एक परमेय संख्या 2 एक परमेय संख्या है, जबकि अंडर 5 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो यदि एक परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या आपस में जोड़ में आ रही हो, गुणा में आ रही हो, घटाई में आ रही हो, एक परमेय हो एक अपरमेय हो, तो वो संख्या भी अपरमेय बनती है। तो ये कौन संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी होगी, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर है 3 +
अंडूर 23 और ब्रैकेट बंद होने के बाद अंडूर में 23, क्या ये एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या? चेक करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, थोड़ा सरलतम रूप लिखेंगे। क्या करोगे आप, इसको आप 3 प्लस अंडूर 23 इस ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या होगा, अंडूर 23 आ जाएगा ये, है। उसके बाद क्या होगा, जो अंडूर 23 कैंसिल हो जाएगा, है। उसके बाद क्या बचेगा, 3। हमने देखा कि 3 के नीचे हम 1 ले सकते हैं जो कि एक परमेय संख्या बन चुकी है, तो ये कौन संख्या हुई, ये परमेय संख्या हुई। तो आप इसको लिख सकते हो परमेय संख्या, परमेय संख्या। ओके, उसके बाद अगला नंबर है, उसके बाद अगला नंबर है तुम्हारा 2 अंडूर 7 बट्टे 7 अंडूर 7। आप यहां पे देख रहे होंगे कि अंडूर 7 से पहले 2 हो, अंडूर 7 से यहां 7 है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे अंडूर 7 से अंडूर 7 कट कर सकते हो। ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, यहाँ 2/7 बचेगा। 2/7 क्या है, पी बट्टे क्यू के रूप में, जहां पूर्णांक 2 और 7 क्या है, पूर्णांक है। यदि हमारे पास कोई संख्या पी बट्टे क्यू के रूप में होती है और पी और क्यू कोई पूर्णांक होते हैं, जहां क्यू का मान 0 नहीं होता, वो संख्या सदैव क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। तो ये संख्या कौन सी बन जाएगी, परमेय संख्या बन जाएगी, परमेय संख्या। ओके, उसके बाद अगला नंबर लेते हैं, फोर्थ नंबर है, आपका 1/√2। आपको भी ये बताना है कि ये परमेय संख्या है अपरमेय संख्या। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पी बट्टे क्यू, जहां हमारा पी और क्यू का क्या मान होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं एक तो एक पूर्णांक है लेकिन √2 एक पूर्णांक नहीं है। क्या ये एक अपरमेय संख्या है। जब अपरमेय संख्या हमें बताया है, कभी भी एक परमेय हो एक अपरमेय हो, वो संख्या आपस में गुणा हो रहा हो, भाग हो रहा हो, या जोड़ में आ रही हो, घटाए में आ रही हो, शर्त है कि एक परमेय हो एक अपरमेय, तो वे सदैव अपरमेय संख्या बनती हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी, है अपरमेय संख्या। सही है। उसके बाद अगले नंबर पर पढ़ते हैं। अगला नंबर है आपका 5वां 2π। तो यहां पे आप देख रहे होंगे 2 एक क्या है, परमेय है, और जबकि पाई एक अपरमेय है। तो कभी भी एक परमेय संख्या है अपरमेय संख्या है, गुणा में, भाग में, जोड़ में, घटाए में आती है, तो वो भी एक अपरमेय संख्या का निर्माण करती है। तो ये संख्या कौन सी होगी, अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या। आशा करता हूं मैंने कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है कि कुछ हमें व्यंजकों को सरल करना है, कुछ व्यंजक दिए गए हैं उनको हमें सरल करना है, तो करते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, आपको स्क्रीन पर सो रहा होगा, 3 + √3 ब्रैकेट में 2 + √2। इसको क्या करना है, सरल करना। सरल का मतलब यही होता है कि इस बड़े रूप को थोड़ा एक संक्षिप्त रूप में इसका आंसर बताइए। तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम जब भी ऐसे हमें a + b और b + c की ऐसी संख्या दिख जाए तो क्या करते हैं, इसका गुणा सभी से करेंगे पूरे से, फिर इसका संख्या का गुणा भी पूरे से करेंगे। तो करते हैं, पहले 3 का गुणा क्या करेंगे, हम 3 का गुणा इस पूरे व्यंजक से कर देंगे, 2 + √2। सही है। हमने क्या किया, इस 3 का गुणा पूरे व्यंजक से कर दिया। जब हमने इसका गुणा पूरे व्यंजक से किया है तो इसका भी तो करेंगे भाई, ये भी तो इसका भाई है, तो इसका गुणा इससे करेंगे। मान लो प्लस लग रहा है तो क्या लगाएंगे, +√3। जैसे हमने 3 का किया पूरे से, इसी प्रकार √3 का भी करेंगे, 2 + √2। सही है। यदि हमने ये कर लिया तो इसका गुणा भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6, प्लस ये क्या होगा 3√2। सही है। उसके बाद क्या होगा, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा 2√3, और √3 का गुणा √2 में करेंगे। आप ध्यान रखो, कभी भी मान लो जैसे √x हो √y हो, क्या हो √x हो √y हो, तो क्या करेंगे हम, जी √ इस पे भी आ रहा है इस पे भी आ रहा है, तो हम एक साथ में एक लगा सकते हैं √ और जो संख्या किस में आ रही है, गुणा में, तो गुणा में लगा दो x y। जब भी संख्याएं अलग अलग रूट में हो और अलग अलग संख्या हो, तो √x √y हो, तो √2 की जगह हम एक रूट लगाएंगे और उन संख्याओं को आपस में, यदि गुणा है तो गुणा लगा देंगे और भाग है तो भाग लगा देंगे। ये केवल गुणा और भाग में होता है, प्लस माइनस में नहीं होता है। तो √x हो गया। तो इसी प्रकार √3 का गुणा √2 से करेंगे तो 2 गुणा एक रूट आ जाएगा, और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सही है। तो आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 +
3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, आपका ये आंसर होगा। इसको हमें क्या करना था, इस सरल करना था, मतलब जो गुणा में संख्या आ रही है इसको हमें जोड़ घटाए में ऐसा संख्या को लाना था। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये संख्या आपस में कभी कट नहीं रही है। यदि आप प्लस माइनस में कुछ होता तो कटता तो आगे और सरल करते, तो इसका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर है आपका, थोड़ा रे करते हैं इसको। अगला नंबर है आपका दूसरा 3 + √3 और एक ब्रैकेट में 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3। तो चलिए हल करते हैं इसको। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है 3 + √3 और 3 - √3, सही है। इसको हल करते हैं। अब देखो, एक आपने कक्षा 8 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वर्गांतर का। मान लो वर्गांतर मतलब एक a² मिल जाए और b² मिल जाए, वर्ग हो गए, दो संख्याओं का वर्ग हो गया और उनके क्या हो गया, अंतर हो गया, तो ये क्या कहलाता है, वर्ग अंतर। तो क्या आता है, एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। यदि हमें ये स्थिति मिलती है तो हमको ये लिख सकते हैं, और यदि हमें ये स्थिति मिलती है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, सही है। इस सदैव ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे बीजगणित एक फॉर्मूले का ही हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा एक क्या है, ए 3 क्या हो गया, ए हो गया, √3 क्या होगा, बी हो गया। तो ये भी है, ये भी है, ये भी बी और ये भी बी। तो a + b a - b को हम इकट्ठा क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इसका यूज करेंगे। चूंकि हम जानते हैं, लिखोगे आप, चूंकि हम जानते हैं कि 3 + √3 3 - √3 का हम जब गुणा करेंगे तो क्या मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जब इसमें a = a + b a - b की स्थिति बन रही है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको भी ये लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, a का वर्ग मतलब 3 का वर्ग है। इसको सॉल्व करो, क्या हुआ, 3 का वर्ग, माइनस लगा तो -b का वर्ग, b क्या है इसमें, √3 है, तो √3 का वर्ग, √3 का वर्ग। तो क्या होगा, 3 का वर्ग 9 माइनस जी √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सही है। √ से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा है। 9 में 3 गया तो कितना बचा, 6। ये आपका आंसर हुआ, ठीक, ये सिंपलीफाई हुआ। उसमें थोड़ा उससे पहले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे वो संख्या रूट में ऐसी बन रही थी, वो क्या थी, जोड़ में घटाए में आ रहे थे, वो संख्या कट नहीं रही थी, इसलिए हमने काटा नहीं, उसका सरल रूप वहीं पे छोड़ दिया। ये संख्या जब कट रही है, आपस में कोई फॉर्मूला बनना है, घट रही है तो आपस में घटा सकते हो। इसी प्रकार हम अगले नंबर पर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर इस प्रकार है कि तीसरा नंबर है √5 + √2 का होल स्क्वायर, सही है। यहां पे क्या लग रहा है, होल स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब हमें a + c का होल स्क्वायर आना चाहिए। लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, बताइए आप, a² + b² + 2ab, सही है। हम जानते हैं a + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो क्या करोगे, इसको ही मान लोगे, इसको b मान लोगे, है। तो a का वर्ग, ये क्या लग रहा है, a का वर्ग, a का मतलब √5 का वर्ग, और b का वर्ग मतलब √2 का वर्ग, लग रहा है 2 + 2a। a का मतलब √5 और b का मतलब √2। ओके, तो हमें जानते हैं कि √ से स्क्वायर कट जाता है, ये क्या होगा, 5 हो जाएगा, j + 2 बन जाएगा, जी क्या बन जाएगा, 2। मैंने बताया जब भी दो संख्या रूट की अलग अलग संख्या है तो उनका आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है, क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा, ये सही है। ये जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7 हो जाएंगे, तो 7 + 2 √10। हम अब इसको थोड़ा आगे सरल नहीं कर सकते, तो इसका आंसर यही होगा, सरल तो रूप यही होगा, तो इसका आंसर यही होगा आंसर। अब उसके बाद हम अगले नंबर पर बढ़ते हैं। अगला नंबर है चौथा वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है कि √5 - √2 और √5 + √2 केवल और केवल इसी पैटर्न पे है जो हमने अभी वाला, ये वाला क्वेश्चन क्या है, सॉरी, ये वाला इसी पैटर्न पे है। केवल और केवल क्या है, ये माइनस वाली संख्या पहले दे दी है, प्लस वाली संख्या बाद में। ये क्या थी, प्लस वाली संख्या पहले, माइनस वाली संख्या बाद में। तो करते हैं। तो हमें दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें भी क्या लग रहा है, वर्गांतर का फॉर्मूला हमें दिख रहा है कि यहाँ पे a + b लग रहा है, पहले a + b और a - b।
यदि हमें ऐसी कंडीशन दिखती है तो क्या लिख सकते हैं हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखोगे चूंकि हम जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी यदि एक दूसरे के ब्रैकेट में लिख रहे हो, उनका आपस में क्या हो रहा गुणा हो रहा, तो वो संख्या क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे ए का मान क्या है 5 है, बी का मान √2 है, तो लिखते हैं √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। और इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो इसका क्या आएगा, √5 से स्क्वायर कट जाएगा रूट से, तो 5 - 2, 5 - 2 क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। उसके बाद इसमें बस फोर्थ पार्टी है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपको तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = C/D। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि परिभाषित कीजिए कि पाई का मान C और D के अनुपात में होता है, मतलब किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में होता है। तो ये हमें ये कह रहा है कि ऐसा अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। तो लिखोगे आप इसमें कोई, ये कह रहा है कि इसमें कोई अंतर्विरोध क्या, इसमें कोई विरोध की ऐसी भावना हो रही है, विरोध का ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा नहीं हो रहा। लिखो इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। इसमें अंतर्विरोध क्यों नहीं है? क्योंकि या तो C एक अपरिमेय संख्या है या D एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों में से कोई ना कोई एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया कि यदि आपस में एक संख्या परिमेय हो, एक अपरिमेय, दूसरी परिमेय हो जाए, पहली तो परिमेय होगी, यदि अपरिमेय है एक संख्या, दूसरी क्या होगी परिमेय ही होगी और कोई तो नहीं होगी। तो एक संख्या परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो आपस में गुणा में आ रही है, चाहे भाग में आ रही है, चाहे जोड़ में आ रही है, चाहे घटाई में आ रही है, तो वे संख्या कौन संख्या बनाती है? अपरिमेय संख्या बनाती है। तो इसी प्रकार लिखोगे C या D कोई अपरिमेय संख्या है। यदि C और D में से कोई अपरिमेय संख्या है तो ये क्या होगी? ये पूरी अपरिमेय होगी। यदि J अपरिमेय होगी तो ये पाई भी क्या होगा? अपरिमेय होगा ना। हाँ, लिखोगे अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। यदि आपको हमें पाई का मान एक्चुअली में हमें लेना हो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट आप घर पर करके दीजिए, करके देखिए आप। यदि हम मान लो किसी वृत्त की परिधि एक मान लो कोई थोड़ा रस्सी का धागा लें, मान लो इतना लंबा कोई रस्सी का धागा लें, इसको एक गोल आकृति में बंद कर दें हैं, और उसका एक केंद्र हमें पता हो जाए और ये क्या हो, इसका व्यास पता हो जाए, और इसकी जो लंबाई है, इस जो संख्या है इसकी लंबाई क्या होगी? परिधि होगी। सही है, इसकी क्या होगी? लंबाई परिधि, उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं C। जो लंबाई होगी और जो इसके केंद्र से जो इसकी व्यास आया है उसका हम भाग देते हैं व्यास मतलब डायमीटर D का। यदि उसका भाग दे दे तो हमें क्या प्राप्त होता है? पाई। यही एक गणितज्ञ ने हमें बताया कि पाई का मान किसी परिधि और किसी व्यास का अनुपात होता है। यदि हम किसी मान लो धागा ले लें इतना बड़ा, यदि इससे एक गोलाकृति बनाए और उस गोलाकृति की लंबाई जितनी है, इस धागे की जितनी लंबाई है, उस संख्या में इस गोलाकृति में बने वृत्त की जितना व्यास है उसका भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? पाई का मान प्राप्त होगा। वो जो होता है 3.14 जो भी होता है वो आपको प्राप्त होगा। सही है। तो उसके बाद अगले नंबर पर बढ़ते हैं। तो आपको आशा करता हूं ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये मान लो C या D कोई ना कोई ये अपरिमेय संख्या, मान लो ये D नहीं है अपरिमेय संख्या, लेकिन तो ये परिधि तो
परिधि तो एक्चुअली में कहीं ना कहीं एक अपरिमेय संख्या होगी, या तो उनमें से कोई एक अपरिमेय संख्या है तो क्या पाई भी एक अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार है कि संख्या रेखा पर अनुरूप 9.3 को व्यक्त कीजिए। मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, हम इस लेक्चर में अनरूट वाली संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना सीखेंगे। तो आइए करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि संख्या रेखा पर अनुरूप 9.3 को व्यक्त कीजिए। इसको व्यक्त करने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट लिखोगे पहला। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि इसको व्यक्त करना अनुरूप 9.3। तो मैंने बताया जितनी रूट में अंदर संख्या होती है उसका क्या वन करते हैं, ए बी की एक लंबाई खींचते हैं। लिखोगे सबसे पहले अनुरूप 9.3 सेंटीमीटर की एक ए बी रेखा खींची। सही है। तो संग संग इसका यहाँ पे चित्रण भी करते जाते हैं, रचना भी करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी, ये बी होगा, ये बिंदु बी, ये बिंदु ए, ये कितना हुआ 9.3। जितनी रूट में संख्या देते हैं उसका पहले सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं। उसके बाद हम एक इकाई की लिखोगे, सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे, उसके बाद एक इकाई, उसके बाद एक इकाई है, एक इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई की, एक इकाई लंबाई की BC रेखा खींची। सही है। एक इकाई लंबाई की, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है। सही है। यहां से B से C पर बिंदु पर हमने खींचा। सही है। ये मान लो C हो गया। हाँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमारा क्या रहता है कि जो संख्या रूट में दे रखी वो लंबाई लिखो, उसके बाद एक इकाई लिखो। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो मिड पॉइंट है BC AC का वो लीजिए। हाँ, उसका लोगे तीसरा, उसके बाद AC का हमने केंद्र ढूंढा। AC का जो मध्य बिंदु होगा वो O माना है। उसके बाद AC का मध्य बिंदु O ढूंढा। तो मान लो अब जानते हो किसी रेखा को हमको थोड़े दो भागों में विभाजित करना हो तो क्या करोगे, एक चाप यहां पर रखोगे, एक चाप यहां लगाओगे। इसी प्रकार दूसरी नोक रखोगे, यहां लगाओगे, यहां लगाओगे, जो भी आपको मिलेंगे तो वो यहां पे एक बिंदु एक काटेंगे। तो ये कौन सा हो गया, O बिंदु हो गया। हाँ, कौन सा हो गया, O बिंदु हो गया। तो हमने मध्य बिंदु O को ढूंढा। उसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में लिखोगे। उसके बाद क्या करते हैं, ओसी चाप लेकर ओसी की इतनी दूरी भरकर, तो ओसी त्रिज्या का एक हमने क्या खींचा, एक अर्धवृत्त खींचा है। वो ओसी त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचा। ये उसी त्रिज्या का हमने क्या खींचा, एक अर्धवृत्त खींचा। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे अब बोलोगे कि ओसी हमें त्रिज्या कैसे पता होगी, कितने सेंटीमीटर, कुछ नहीं करना है। एक जो प्रकार होती है, प्रोट्रैक्टर होता है, सॉरी कंपास होता है, उसकी सहायता से एक उसकी नोक यहां रखेंगे, पेंसिल की नोक यहां रखेंगे और इससे इतनी दूरी लेते हुए एक चाप लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक अर्धवृत्त बन जाएगा। बना लेते हैं, चलो यहां से थोड़ा ऐसा तुम्हारा एक वृत्त प्राप्त होगा, अर्धवृत्त प्राप्त होगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये होगा कि हमने बी बिंदु से जाता हुआ बी बिंदु पर एक लंब
खींचा, बी बिंदु से मैंने एक लंब खींचा जो क्या एक डी पॉइंट से जाता हुआ, सॉरी ये थोड़ा ऐसा प्राप्त होगा तुम्हारे पास, जो कौन सा बिंदु होगा, डी बिंदु होगा, क्या होगा, डी बिंदु होगा। है तो बी बिंदु पर हमने एक लंब खींचा, बी बिंदु पर के हमने क्या हुआ, एक लंब खींचा जो 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 वृत्त की परिधि है उसको किस प्रकार था, जो वृत्त को डी बिंदु पर काटता है। ठीक है, वो डी बिंदु पर काटता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वृत्त डी को डी बिंदु पर काटता है, तो यही जो बी डी है, बी डी यही हमारी क्या है, अनुरूप 9.3 है। यही हमारा मतलब व्यक्त करवा रहा है कि अनुरूप 9.3 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। लिखोगे यही मतलब कौन सी, अनुरूप 9.3। अनुरूप 9.3 ये क्या है, यही अनुरूप 9.3 या यही बीडी रेखा की लंबाई अनुरूप 9.3 है। तो इस प्रकार आप इसको संख्या रेखा पर अनुरूप 9.3, अनुरूप x, अनुरूप 6.3, अनुरूप 7.3 किसी भी संख्याओं का, रूट भी संख्याओं का हम संख्या रेखा पर उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये लंबाई क्या होगी आपकी, अनुरूप 9.3 होगी। तो मैं आशा करता हूं जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा एक बार और समझाते हैं। ये कह रहा था कि संख्या रेखा पर अनुरूप 9.3 को व्यक्त कीजिए। तो मैंने बताया कि जब भी रूट एक्स की संख्या को हमें संख्या रेखा पर व्यक्त करना हो, तो रूट एक्स में जो संख्या दे रखी होती है रूट में, तो उस लंबाई की हम एक संख्या रेखा पर एक रेखा खींचते हैं, उसके बाद एक इकाई लंबाई खींचते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों इस रेखा का एक मध्य बिंदु लेते हैं। ओ मध्य बिंदु लेने के बाद हम जानते हैं कि हमें ओ बिंदु प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम ये त्रिज्या मान लेते हैं। इसी त्रिज्या का हम एक अर्धवृत्त खींचते हैं। एक अर्धवृत्त खींचने के बाद हम इस बी बिंदु से जो बी बिंदु है, इस बिंदु से हम एक लंब डालेंगे जो एक क्या होगा, जो वृत्त को डी बिंदु पर काटेगा। जो वृत्त को डी बिंदु पर काटेगा तो यही लंबाई बी डी क्या होगी, हमारे अनुरूप 9.3 होगी, अनुरूप में एक्स होगी। सही है। तो इसके बाद ये आप स्टेप लिख सकते हो जो भी आपने इसमें जो प्रोसीजर किया है। सबसे पहले हमने एक ए बी रेखा खींची 9.3 की, उसके बाद हमने एक बी सी एक सेंटीमीटर रेखा और बढ़ाई। उसके बाद हमने ए सी का एक हमने मध्य बिंदु माना। उसका बाद मध्य बिंदु मानने के बाद हमने ओसी रेखा, ओसी एक त्रिज्या का हमने एक अर्धवृत्त खींचा। उसके अर्धवृत्त खींचने के बाद हमने बी से इस पर एक लंब खींचा। उसके बाद जो डी पर काटता है और यही हमारी बी डी क्या है, अनुरूप 9.3 का संख्या की लंबाई है। आशा करता हूं आपके क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित संख्याओं के हरों का परमीकरण कीजिए। कुछ संख्या दे रखी है आपको, उनका हर का परमीकरण करना है। तो आपको थोड़ा पहले समझाते हैं परमीकरण क्या होता है। जैसे मान लो 1/√x, सही है, 1/√x। इसमें क्या करना है, हर का परमीकरण करना है। हर का परमीकरण पहले शब्द से समझाते हैं आपको। हर का परमीकरण मतलब हर का परमीकरण, हर इसमें ये होगा है, कोई भी बिंदु क्या होती है, अंश बट्टे हर के रूप में होती है, अंश अपॉन हर, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सही है। तो अंश बट्टे हर मतलब हमें हर का परमीकरण करना, मतलब हर क्या है, एक अनुरूप में एक्स है। अनुरूप एक्स मतलब अनुरूप एक्स का मतलब क्या है, अनुरूप एक्स का मतलब ये है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब ये है कि ये हर क्या होगा, अपरिमेय हो, तो अपरिमेय का प्रमेय करना है। मतलब हमें जो हर का परमीकरण का मतलब ये है कि जो हर अपरिमेय संख्या दे रखी है उसको हमें क्या बनाना है, अपरिमेय संख्या को हमें परमेय के रूप में बनाना है। तो परमेय का संख्या को कब बनाते हैं, यदि हम किसी अपरिमेय संख्या को आपस में उसी अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं, भाग देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसी संख्या का हमें गुणा भाग करना पड़ेगा। तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला नंबर है कि 1/√7। पहला नंबर है आपका 1/√7। इसमें क्या करना है, आपको हर का परमीकरण करना है। जे एक 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 7 होने के साथ उसका वर्गमूल लग रहा है। यदि उसका वर्गमूल लग रहा है तो वो क्या है, एक वो अपरिमेय संख्या है। तो इसका ही हमें क्या करना है, इस हर को हमें क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या बनाना। अपरिमेय संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, √7 का लिखोगे, √7 का
अंश व हर में, अंश व हर में गुणा करने पर सही करते हैं 1/√7, तो √7 यहां लिखेंगे और √7 यहां लिखेंगे। सही है, हमने क्या कर दिया, अंश में भी √7 का गुणा किया और हर में भी क्या √7 का गुणा किया। तो क्या करोगे, एक का √7 से करोगे तो क्या होगा, √7 प्राप्त हो जाएगा आपको। और √7 का √7 से करोगे, मान लो ऐसे एक नियम समझाया, जैसे मान लो √x हो, √x का हमें √x से ही गुणा करना हो, क्या करना हो, √x का √x से ही गुणा करना, तो वो x हो जाता, क्या हो जाता, x। अब थोड़ा प्रूफ भी करते हैं कैसे होता भाई। तो क्या करते हैं, मैंने बताया कभी भी संख्याएं रूट में अलग अलग संख्या हो तो उनका आपस में क्या कर देते हैं, अंदर गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए रूट 2 बार आया तो एक बार लिख देंगे और x गुणा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सही है, ये भी x ये भी x। उसके बाद देखोगे आप गुणा में घातें उड़ती हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं अनरूट और स्क्वायर से आपस में कैंसिल हो जाते हैं, संख्या क्या बचेगी, जो अंदर वाली होगी x है। तो इसी प्रकार अनरूट x जो समान संख्या उनका वर्गमूल दोनों का हो, आपस में गुणा हो रहा हो, तो वो संख्या क्या बन जाती है, खुद में खुद जो संख्या होती है वही बन जाती है। तो क्या √7 गुणा √7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा है। तो ये आपका हर का परमीकरण हो चुका है। हर का परमीकरण मतलब ये है कि हमने हर जो एक अपरिमेय संख्या थी वो एक परिमेय संख्या में तब्दील हो चुकी है, तो ये ही हर का परमीकरण है। ये आंसर होगा आपका आंसर। सही है। उसके बाद दूसरा नंबर है 1/√7 माइनस √6। दूसरा नंबर है 1/√7 माइनस √6। इसका भी हमें हर का परमीकरण करना है। तो मैंने बताया हर का परमीकरण करने के लिए यदि हम किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा या भाग कर दें तो संख्या क्या हो जाएगी, हर का उसका परमीकरण हो जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगी। तो करते हैं, इसमें क्या करो, √7 माइनस √6 का क्या करोगे, दोनों में अंश और हर में गुणा करोगे। करते हैं, तो 1/√7 माइनस 1/√6, तो गुणा करते हैं, तो √7 माइनस √6 /√7 माइनस √6। सही है, हमने गुणा भी कर दिया और नीचे भी गुणा कर दिया। सही है, आंसर और में। उसके बाद क्या करेंगे, एक का गुणा किसी से कर देंगे तो वही आ जाएगा √7 माइनस √6। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, थोड़ी एक और बात समझा, थोड़ा इसमें गलती होगी। यहाँ पे देखना पड़ता है हमको कि ये अभी संख्या समाप्त नहीं होगी, ये क्या परमेय नहीं बनेगी। परमेय क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये x है ये भी x है, तो x गुणा x क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। कभी भी ऐसे नहीं होती, जब भी कभी हमें संख्या को यदि जोड़ घटाए वाले, जैसे मान लो ऐसी संख्या होती है तो हम कुछ नहीं करते, ऐसी √x का ऊपर नीचे भाग देते हैं। यदि ऐसी संख्या दिखी है जिसमें प्लस माइनस हो, उसका क्या करते हैं, इसके विपरीत चिन्ह का हम गुणा भाग करते हैं। जैसे मान लो यह माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस का करेंगे हैं, यहाँ क्या कर देंगे, प्लस का करेंगे, क्योंकि तभी ये परमेय संख्या में बदलेगी। सही है, तो एक का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा √7 प्लस √6। और उसके बाद ये करेंगे तो एक संख्या क्या है, एक ब्रैकेट में आपको दिख रही है प्लस की है, एक ब्रैकेट में दिख रही है एक माइनस की है, तो क्या हो जाता है, थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा कि वर्गांतर का फॉर्मूला होता है, यदि आपको a + b a - b दिख जाए तो इक्वल टू क्या आता है, a² - b² होता है। तो इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं हम अपन में, क्या है, ये a², इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये a है ये b है, तो यदि a + b और a - b दिख जाए तो क्या हो जाता है, a² - b² हो जाता है। तो क्या लिख दोगे, a² मतलब √7 का वर्ग माइनस b² मतलब √6 का वर्ग। सही है। उसके बाद आगे लिखोगे √7 प्लस √6 बट्टे √7 का वर्ग, आपको पता है रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस इसका भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या है वो 6, क्या आएगा √7 प्लस √6 बट्टे 7 में 6 गया तो 1। तो ये क्या हुआ, हर का परमीकरण। हर का परमीकरण ये है, मतलब हर में एक अपरिमेय संख्या हमने उसको एक परिमेय संख्या में चेंज कर दिया, तो यही एक हर का परमीकरण है। अंश का परमीकरण करना होता तो वो अंश को हम जो अपरिमेय संख्या होती है उसको हम एक परिमेय संख्या में रूप में बदलते, तो आपका ये आंसर हुआ। उसके बाद अगला नंबर है 1/√5 प्लस √2। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर है 1/√5 प्लस √2 करते हैं। तो मैं अभी इसका भी हर का परमीकरण करना, हर का परमीकरण करने के लिए हमें जानते हैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी संख्या है वो संख्या को गुणा कर देंगे, √5 और √2। यदि यहाँ पे प्लस की संख्या तो माइनस का करेंगे हैं √5। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि भी अंश व हर में
अनुरूट 5 माइनस अनुरूट 2, अनुरूट 5 माइनस अनुरूट 2 का अंश भर में गुणा करने पर है। तो एक का गुणा सी से करोगे तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा अनुरूट 5 माइनस अनुरूट 2, वही संख्या है। किसी एक से किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोन, हाँ एक वर्गांतर का फॉर्मूला होता है, ये आपको a प्लस बी ए माइनस बी दिख जाए तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या होगा, अनुरूट 5 प्लस अनुरूट 2 और अनुरूट प्लस 5 माइनस अनुरूट 2, तो ये a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसका वर्ग मतलब अनुरूट 5 का वर्ग माइनस अनुरूट 2 का वर्ग। आगे और सॉल्व करोगे आप इसको तो क्या है, अनुरूट 5 माइनस अनुरूट 2 बट्टे 5, अनुरूट 5 का वर्ग स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 5 माइनस क्या भी 2 इक्वल टू अनुरूट 5 माइनस अनुरूट 2 बट्टे 5 में 2 गए 3। तो ये भी एक हमारी जो परमेय संख्या थी वो, सॉरी जो हर एक अपरमेय संख्या थी वो परमेय में बदल चुकी है। तो लिखोगे यही आपका आंसर हुआ। उसके बाद अंतिम नंबर है 1 बट्टे अनुरूट 7 माइनस 2, ये आ जाएगा 1 अपॉन अनुरूट 7 माइनस 2, ठीक है। लास्ट वाला नंबर यही है। इसका भी हमें हर का परमीकरण करना, हर का परमीकरण करना हो तो क्या करेंगे, इस हर को हमको परमेय संख्या में बदलना है। तो क्या करेंगे, गुणा ही करेंगे अंश भर में उसी संख्या का। तो क्या करोगे, अनुरूट 7 यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस का करेंगे, तो अनुरूट 7 प्लस अनुरूट नहीं है 2 ही है केवल, बट्टे अनुरूट 7 प्लस 2, सही है। हमने कुछ नहीं किया, जो हर में संख्या है उसका विपरीत चिन्ह लेके उसमें गुणा दोनों में अंश भर में कर दिया है। तो एक का गुणा कर देंगे, वही संख्या है कि अनुरूट 7 प्लस 2 बट्टे इसमें क्या हुआ, इसमें भी क्या लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाए तो ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी ले सकते हैं। यदि हमें मिल जाए कि ए कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी मिल जाए तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, हाँ ए और बी हो जाएंगे। तो ए का वर्ग अनुरूट 7 का वर्ग हो जाएगा माइनस बी का वर्ग मतलब 2 का वर्ग हो जाएगा, सही है। लिखते हैं आगे, थोड़ा सरलतम रूप करते हैं इसका। तो ऊपर वाला अनुरूट 7 ही रहेगा, ये अनुरूट 7 प्लस 2 अपॉन में अनुरूट 7 का वर्ग 7 हो जाएगा क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, सही है। तो क्या आएगा, अनुरूट 7 प्लस 2 बट्टे 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 7 में से 4 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, है 3। तो ये क्या हुआ, हर का परमीकरण हुआ है। तो मैं आशा करता हूं आपके ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। तो आपको ये आपने पूरे इस लेक्चर में प्रश्नावली 1.5 के 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन किए। आशा करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि इसमें कोई भी डाउट रहता है जो भी कोई भी संशय रहती है इसमें आपको, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट कीजिए, हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर।